हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और डेली की भांति आप जो है आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रखे होंगे। ठीक है, तो अपने समय को ध्यान देते हुए हम पूरे जोश के साथ अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम कल जो है हमने आपसे चर्चा किया हुआ था दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश पर, जिसमें कि जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में जितने भी इवेंट थे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना थी, उन पर हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कहां पर, मोहम्मद बिन तुगलक में। तो हमने कल मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के बारे में बात किया था कि उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उसकी शिक्षा कितनी थी, उसके कौन कौन से सुधार थे, इसके बारे में हमने कल आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन प्रबंध था वो कैसा था, उसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी, तो इसके बारे में हमने आपसे चर्चा करना है। ओके, तो अगर लास्ट डे की अगर हम बात करें तो लास्ट डे में हमने आपको बताया था कि ये भी अपने पिता की भांति ही बहुत दूरदर्शी था, लेकिन कुछ समय ने साथ नहीं दिया, कुछ प्रकृति ने साथ नहीं दिया, जो भी हो कारण, तो इस वजह से ये जो है अपने समय का असफल शासक कहलाया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। असफल शासक ज़रूर था, लेकिन हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। ठीक है, और उसने नए नए तरीके से प्रयोग किया अपने जो है अपने व्यक्तित्व को देखते हुए, जो है उसने जो है नए नए तरीके कौन कौन से प्रयोग किए, जैसे कि उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, इसके साथ में उसने कराची अभियान भी किया, इसके साथ में उसने राजधानी परिवर्तन किए। लेकिन ये जितने भी प्रयोग इसके द्वारा किए गए, ये इन सारे प्रयोगों में ये जो है असफल रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी दूरदर्शिता में कमी थी, और कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि समय ने भी साथ नहीं दिया, तो इस वजह से ये अपने प्रयोगों में जो है असफल रहा। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। हमने कल आपको इसका मोहम्मद बिन तुगलक को स्टार्ट करने के पहले हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया था, इसको कई पार्ट में डिवाइड किया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले क्या हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन प्रबंध कैसा था। ओके, तो अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासन प्रबंध की बात करते हैं तो इसने बहुत सारे सुधार किए थे अपने शासन प्रबंध में। तो कौन कौन से सुधार किए थे? तो अगर हम बात करते हैं कि शासन प्रबंध के बारे में, तो इसने जो है क्या किया था अपने, सबसे पहली चीज़ तो जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके पिता द्वारा इसको जो है बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ। यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य कहने का मतलब है कि अगर हम दिल्ली सल्तनत में विस्तृत साम्राज्य की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का सबसे विस्तृत साम्राज्य किसके पास था? इसी मोहम्मद बिन तुगलक के पास ही था। इनके अलावा किसी के पास जितना इसके पास विस्तृत साम्राज्य था, किसी भी दिल्ली सल्तनत के शासक के पास नहीं था। तो हम बात करेंगे कि अगर कुल प्रांत इसके साम्राज्य में कुल प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो कुल प्रांत 23 थे। ठीक है, कितने थे? 23 थे। तो वो यही कह रहा है कि इसने अपने पिता के द्वारा एक विस्तृत साम्राज्य को प्राप्त किया, और जो विस्तृत साम्राज्य प्राप्त किया, तो विस्तृत साम्राज्य प्राप्त करने के बाद भी कई सारी विजयें करके इस साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तृत बनाया, यानी कि साम्राज्य में क्या किया? वृद्धि की थी इसने। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य की बात करते हैं तो एमबीटी का ही था, और कुल राज्यों की संख्या अगर पूछें तो वो कितनी थी? 23 प्रांत थे। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय। ठीक है, इसके साम्राज्य में अगर टोटल प्रांतों की संख्या पूछता है तो कितने प्रांत थे? तो वो 23 प्रांत थे। समझ में आया ना? अब इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा शासक था, इसने जो है क्या किया था कि नस्ल एवं वर्ग विभेद को त्याग कर
इसने योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यानी कि इसके मन में इस तरीके की कोई भाईचारे की भावना नहीं थी कि अगर मुस्लिम है तो उसके अंदर योग्यता हो या ना हो, उसको जो है उच्च पद पर प्रदान करना है। इस भावना का त्याग इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था। इसने जो है क्या किया था, वर्ग विभेद की नीति को जो है त्याग दिया था। वर्ग विभेद नीति का मतलब कि अगर आप हिंदू हो तो आपको वरीयता कम दी जाएगी, और अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम को वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यही क्या थी, मोहम्मद बिन तुगलक की वर्ग विभेद की नीति थी। तो इसने वर्ग विभेद को त्याग करके जो है क्या किया कि योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को सुधारने के लिए, संभालने के लिए एक योग्य अधिकारी वर्ग, योग्य अधिकारी तंत्र की ज़रूरत थी। तो इसने सोचा कि हमें जो वर्ग विभेद की नीति है इसको हमें त्यागना पड़ेगा और हमें योग्यता के आधार पर नियुक्त करना पड़ेगा। आप पिछले शासकों में देखते हैं कि पिछले शासकों में जैसे बलबन वगैरह था, तो बलबन ने क्या किया, इसने विभेद किया था। बलबन का कहना था कि जब हम कोई किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी धमनियों का रक्त और भी तेज बढ़ने लगता है। यानी कि निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखते ही उसको जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी हत्या करने का मन करता है। तो एक राजा होने के नाते ये शोभा नहीं देता है। आपके लिए तो आपकी प्रजा ही भगवान है, चाहे वो निम्न वर्ग से बिलोंग करता हो या उच्च वर्ग से बिलोंग करता हो। तो इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर एक सफल शासक बनना है तो वर्ग विभेद की नीति को त्यागना पड़ेगा और योग्यता के आधार पर जो है योग्यता प्रदान, उसको पद प्रदान करना पड़ेगा, तभी आप अपने शासन को सुदृढ़ बना सकते हैं। अगर आपने भाईचारे की नीति अपनाई और आपने भाईचारे के उससे जो है आपने जो विभाग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कर दिया और योग्यता आपके अंदर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका साम्राज्य एक ना एक दिन आपके साम्राज्य का पतन होना निश्चित है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक इस चीज़ से बहुत अच्छे से परिचित था। तो इसने क्या किया था कि वर्ग विभेद की नीति को त्याग करके पहली बार योग्यता के आधार पर अधिकारियों की जो है क्या किया था, नियुक्त किया था। ओके, क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद में इसने जो है क्या किया था, धर्मनिरपेक्ष शासन चलाया था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म को और राजनीति को अलग अलग किया हुआ था। यानी कि राजनीति में धर्म को जो है नहीं थोपा। जैसा कि आज देखा जाता है, आज अधिकतर देखा जाता है, हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी चुनाव आते हैं तो ये लोग करते क्या हैं कि सारे धर्मों को, खासकर हिंदू और मुस्लिम धर्मों को उकसाकर सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को श्रेष्ठ बनाना है। तो यही है क्या कि राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप करना। कहीं राम के नाम को लेकर के झगड़ा हो रहा है तो कहीं रहीम के नाम को लेकर के झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए, यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं। तो इसने क्या किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था कि राजनीति को धर्म से अलग रखा था। धर्म से अलग कैसे रखा था कि हमने कल आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा को नहीं माना, खुद को खलीफा की परछाई माना। ठीक है, और जो भी शासन के काम होते थे उनमें भी जो है खलीफा का नाम ये जो है नहीं लिख पाता था, खलीफा के नाम से जो है नहीं उस काम को जो है संचालित करता था। तो इस तरह से क्या था कि इसका जो शासन था वो कैसा था, धर्मनिरपेक्ष था। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने न केवल हिंदुओं को अपितु अन्य गैर मुस्लिमों को भी शासन में उच्च पद प्रदान किया। मतलब इसका मतलब है कि उस समय जब ये शासक था तो वैसे भी उस समय भी हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, और आज जैसा कि आज के समय भी हिंदू जनसंख्या भारत में ज़्यादा है। वैसे तो लगभग अगर देखा जाए टोटल एक एवरेज में देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या घट रही है,
लेकिन इस समय जो है इसने सिर्फ और सिर्फ ये जो उदारता की नीति थी वो हिंदुओं के प्रति ही नहीं लागू किया था, अन्य धर्मों के प्रति भी इसने अपनी जो है धार्मिक नीति को, जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति को हर धर्म के साथ में जो है लागू किया था। तो इसका क्या कहना था? तो इसका मतलब था कि इसने ना ही हिंदुओं के ही उच्च पदों पर नहीं सुशोभित किया, बल्कि जो अन्य धर्म के लोग थे उन लोगों को भी जो है क्या किया था, उच्च पद प्रदान किए थे। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सर्वधर्म समभाव की भी नीति का अनुसरण किया था। तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसने जो है अब विदेशों से भी अपने संबंध स्थापित किए थे। विदेशों से संबंध कैसे? तो विदेशों से संबंध अगर हम बात करते हैं तो चीन, इराक, सीरिया और ख्वारिज्म से भी इसके जो है क्या थे, वैदेशिक संबंध थे। और इन्हीं जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में, इन्हीं लोगों के साथ में मिल करके इसने कई तरीके के अपने प्रयोग भी किए, ठीक है। तो इस तरह से क्या था कि इसने जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है स्थापित किया था। इसके बाद में इसके दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण यात्री आता है। वो कौन सा होता है? तो 1333 ईस्वी में इसके दरबार में एक जो बहुत महत्वपूर्ण यात्री होता है वो कौन होता है? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी होता है। ये इसके दरबार में आता है। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। ये इसके दरबार में आता है 1333 में, और वहीं पर 1341 ईस्वी में एमबीटी ने, एमबीटी का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना बार बार पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको शॉर्टकट में अगर हम एमबीटी बोलते हैं तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि 1333 ईस्वी में इसके दरबार पर इब्न बतूता, विदेशी यात्री मोरक्को से आया था, 1333 ईस्वी में आता है। और 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का जो है क्या किया था, काजी नियुक्त किया था। और इसी इब्न बतूता को एमबीटी ने 1342 ईस्वी में चीन का राजदूत बना करके भेजा था। तो ये क्या था कि इसके जो है ये दर्शाते हैं कि इसके जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप थे ये बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि मोरक्को का यात्री 1333 ईस्वी में इसके दरबार पर आ रहा है और इसी विदेशी जो है राजदूत को, जिसको कहते हैं इब्न बतूता, इसको दिल्ली का काजी 1341 ईस्वी में नियुक्त करता है। और इसके जो है एक साल बाद 1342 ईस्वी में चीन के राजदूत के रूप में जो है इसको भेजा जाता है, कहाँ? चीन में, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही थी कुरीति, उस पर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने कुठाराघात किया था। तो वो कौन सी कुरीति थी कि इसने जो है सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो ये हर चीज़ों को सोचने में सक्षम था और इसको लगा कि ये जो हमारे समाज में ये जो कुरीति व्याप्त है ये बहुत ही गलत है, जिसको इसने रोकने का भरसक प्रयास किया था, ठीक है। तो ये थी क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रबंध की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इसको हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आए। अब जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति कैसी थी। तो वैसे शॉर्टकट में तो हमने आपको बता दिया है कि इसने जो है सारे धर्मों को समभाव की दृष्टि से देखा था, लेकिन पर्टिकुलर हिंदुओं के प्रति उसकी नीति क्या थी, सूफियों के प्रति उसकी नीति क्या थी, जैनों के प्रति उसकी नीति क्या थी, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो हम बात करते हैं एमबीटी की धार्मिक नीति के बारे में। तो हम अगर धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं तो इसकी नीति हिंदुओं के प्रति कैसी नीति थी, सहिष्णुता की नीति इसने अपनाई थी। प्लस
यहाँ तक कि इसने धार्मिक सहिष्णुता इतनी ज़्यादा अपनाई थी कि हिंदुओं द्वारा जो त्यौहार मनाए जा रहे थे, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, यानी कि A to Z हिंदुओं के त्योहारों में ये क्या करता था, भाग लेता था। ठीक है, और उनको बहुत बेहतर तरीके से उन त्योहारों को मनाने के लिए हिंदुओं को प्रोत्साहित करता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कि हिंदुओं के त्योहारों में जो है भाग लिया? तो वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बाद में इसके साथ साथ में इसने किया क्या था कि इसने हिंदू संतों हेतु इसने धर्मशालाएं बनवाई थी। क्या किया था? हिंदू संतों हेतु इसने धर्मशालाएं बनवाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू संतों के लिए धर्मशाला किस शासक ने बनवाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। प्लस जहाँ पर मुस्लिम पहले भी और आज भी जो हम हिंदुओं का पवित्र पशु गाय है, इसका विरोध करते थे, तो जस्ट इसका अपोजिट इसने क्या किया था कि हिंदुओं की गायों के लिए गौशाला का निर्माण भी किया था। समझ में आया ना? क्या किया था? इसने जो है गौशाला का निर्माण भी किया था। तो क्या क्या किया था? हिंदुओं के प्रति नीति कैसे थी? हिंदुओं के प्रति इसने सहिष्णुता की नीति अपनाई। ये हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले सारे त्योहारों पर भाग लेता था। हिंदू संतों के लिए इसने जो है क्या निर्माण कराया? धर्मशालाओं का निर्माण कराया और गौशाला का भी निर्माण कराया। किसके द्वारा? MBT द्वारा। अब जैनों के लिए अगर हम बात करते हैं कि जैनों के प्रति इसकी नीति कैसी थी, तो जैनों के लिए इसने क्या किया कि जैन संतों को इसने क्या किया था? अनुदान प्रदान किया था। क्या किया था? अनुदान प्रदान किया था। एक जैन संत थे जिन प्रभु सूरी, इनके साथ ये जो है आधी रात तक इसने वार्ता किया था। किसके साथ में? जैन संत जिन प्रभु सूरी थे, इनके साथ में जो है इसने आधी रात तक वार्ता किया था। और एक और इसके दरबार पर जैन संत रहा करते थे, वो थे जम्बू जी। तो ये जो है दो इनसे जिन प्रभु सूरी, ये भी जैन संत हैं, जिनको कि जिससे इन्होंने क्या किया था कि आधी रात तक इसने वार्ता किया था। और जैन संत एक और थे जम्बू जी, इसके दरबार में रहा करते थे। किंतु संरक्षण प्रदान किसको किया था? जैन संत राजशेखर थे, इनको जो है अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। क्लियर हुआ? तो जैनों के प्रति नीति कैसी थी? जैन संतों को इसने अनुदान प्रदान किया। जैन संत जिन प्रभु सूरी थे, इनके साथ में इसने वार्तालाप किया था आधी रात तक। और एक थे जम्बू जी भी इसके दरबार में रहा करते थे। किंतु अगर संरक्षण की बात करें तो जैन संत राजशेखर थे, जिनको अपने दरबार में इसने जो है क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में इसको विश्वास किसमें नहीं था? सूफीवाद में जो है ये क्या नहीं करता था? विश्वास नहीं करता था। सूफीवाद में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जो सूफी संत हुआ करते थे, तो ये सूफी संतों का आदर बहुत करता था। क्या करता था? सूफी संत जो होते थे, इनका ये आदर बहुत करता था। और सूफी संत थे शेख अलाउद्दीन, जो कि इसके गुरु हुआ करते थे। यानी कि शेख अलाउद्दीन, सूफी संत जो है शेख अलाउद्दीन थे, जिनका ये शिष्य था। ओके, अब इसने क्या किया था कि ये जो है सूफ़ी संतों से इतना प्रभावित था कि कुछ दरगाहें थी सूफ़ी संतों की, जिसकी इसने यात्रा किया था। तो वो कौन कौन सी दरगाह थी? तो पहली दरगाह थी अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और दूसरी जो है बहराइच के सालार गाजी मसूद के दरगाह की जो है इसने क्या किया था? यात्रा किया था। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है सूफीवाद में विश्वास नहीं करता था, किंतु जो सूफी संत थे उनको जो है ये आदर करता था। और दो दरगाह थी जिस पर इसने जो है क्या किया? इसने जो है यात्रा की थी। एक थे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की इसने यात्रा किया था। दूसरे थे बहराइच के सालार गाजी मसूद, इनकी दरगाह की भी इसने यात्रा किया था।
और सूफी संत शेख अलाउद्दीन थे जो कि इसके गुरु थे और ये शिष्य था। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अभी ये जो इस तरीके की इसकी नीति थी, हिंदुओं के प्रति नीति थी और जैन संतों के प्रति नीति थी और सूफियों के प्रति जो नीति थी, तो इसकी नीतियों का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। तो मुख्य विरोधी कौन थे इसके? शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जो कि इसके सबसे बड़े प्रबल विरोधी थे। इसकी द्वारा की गई जो नीति थी, अपनाई गई नीति हिंदुओं के साथ या अन्य जो नीतियाँ थीं, इनका ये जो है अक्सर विरोध किया करते थे। कौन? ये जो है शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी थे, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकतर विरोध करते थे। और कौन था? उलेमा वर्ग भी इनके विरोध में आया, जो कि इन्होंने हिंदुओं के साथ जो नीति अपनाई हिंदुओं के त्यौहार में जो ये भाग ले रहे थे और हिंदू संतों के लिए जो धर्मशालाएं स्थापित करवा रहे थे, गौशालाओं का निर्माण करवा रहे थे, तो इनका विरोध भी किसने किया? उलेमा वर्ग ने भी इनका जो है विरोध किया। और अगर इतिहासकारों की बात करें तो इतिहासकारों में एक आते हैं बर्नी और दूसरे आते हैं ईसामी, जो कि मध्यकालीन इतिहास में ये दोनों बहुत बड़ी शख्सियत हैं और इनकी बातों को सच भी माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को एक विधर्मी घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? विधर्मी घोषित कर दिया था। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की सारी जो अपनी जनता के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति धार्मिक नीति थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और इसको जो है आप लोग कंसंट्रेट होकर के एक एक चीज़ पढ़िएगा, हर एक लाइन में क्वेश्चन बनने वाला है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है और उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं दावा करती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे जो है कंटेंट इसी में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमने जो है सारी चीज़ें एक एक कंटेंट दिया हुआ है, चैप्टर वाइज एक एक चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक है। और अभी इस समय हम दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में एक एक चीज़ का हम आप लोगों को महत्वपूर्ण इवेंट दे रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, तो हमने सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप A to Z पीछे से जा कर के एक एक चैप्टर वाइज सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके साथ में हम आज अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे और नेक्स्ट डे का हमारा टॉपिक होगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रमुख प्रयोग व अभियान। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, आप सभी अपनी स्टडी में लगे रहिए और नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।